नमस्कार, मैं हूं शुभम दीक्षित। स्वागत है आप सभी का। मैं फ़िलहाल खड़ा हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में। यहां एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बैठे हैं और आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बातें, कुछ सामाजिक चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अमन शुक्ला है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जी, तो किस विषय से कर रहे हैं? मेरा प्राचीन इतिहास और राजनीति विज्ञान है। जी, बहुत अच्छा है। प्राचीन इतिहास और राजनीति, फिर तो राजनीति में आपको काफ़ी दिलचस्पी होगी। अब राजनीति से दिलचस्पी कहा जा सकता है, हम थोड़े सक्रिय भी हैं राजनीति में, और राजनीति के बदौलत जेल यात्रा भी हमारी हुई है 28 दिन की। तो कह सकते हैं राजनीति में रुचि है। राजनीति के क्षेत्र में हम प्रयोग भी करते रहते हैं बीच बीच में थोड़े बहुत। चलिए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करना। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ज़रूर, अगर कुछ सामाजिक मुद्दे हमारे पहलुओं को छुएंगे, अगर हमारे पहलुओं के छुए होंगे, तो ज़रूर हम उनमें आपसे संवाद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सबसे यहाँ पे अभी तो फिलहाल में यहाँ कुंभ लगने वाला है, तो कुंभ का क्या महत्व है? कुंभ का महत्व कह सकते हैं, भारत में 4 जगहों पर कुंभ लगता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। सिंहस्थ का मेला जहाँ अभी लगा था, और नासिक में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है और अपने प्रयाग में लगता है। तो कुंभ का ये महत्व है कि कहा जाता है कि इन जगहों पर जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो देवताओं और राक्षसों के बीच ये अब विवाद हो गया कि भाई अमृत का सेवन कौन करे। और ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर राक्षस अमृत का सेवन कर लेते हैं तो समूचे पृथ्वी में नैतिकता का नाश कर देंगे। राक्षस अपनी प्रवृत्ति से इस संसार को चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनको मार कोई नहीं सकता, तो उनकी आसुरी शक्तियाँ बढ़ती। इसके संदर्भ में अब छीना झपटी होने लगी। तो उसी क्रम में जब छीना झपटी हो रहा था, तो विभिन्न जगहों पर अमृत गिरा। उसी में एक स्थान है अपना प्रयागराज, यहाँ पर अमृत गिरा, और उसी अमृत के संदर्भ में यह जगह बहुत पवित्र और बहुत पावन है, और ऋषियों की भी भूमि रही है। हमारे सबसे अपने दौर के सबसे प्रसिद्ध ऋषि, जिनका यहाँ पर कुटिया भी है, सभी लोग उनसे परिचित हैं। तो एक परंपरा कह सकते हैं यहाँ की जो है, वो ज्ञान का हो, संस्कृति का हो, नदियों के संगम का हो, या व्यक्तियों के संगम का हो। जब आप कुंभ में आएंगे तो यहाँ अकेला ये हिंदू या सनातन धर्मियों का ही संगम नहीं है। ये यहाँ उन्हीं का ये त्यौहार या उन्हीं का ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं टोपी पहना कोई मुल्ला भी अपना सामान बेच रहा है, तो कहीं सिख भी पगड़ी बांधे सिख भी अपने सामान को बेच रहे हैं, तो कहीं ईसाई, तो कहीं जैन, तो कहीं बौद्ध, तो कहीं हिंदू। हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। वास्तव में प्रयागराज वास्तव में ये 2 नदियों का संगम नहीं, हर व्यक्तियों की, हर संस्कृतियों के, हर प्रकार के रीति रिवाजों का संगम है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत जगहों से लोग आते हैं यहाँ व्यापार करने के। व्यापारियों के लिए प्रशासन के तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, व्यापारियों के लिए प्रशासन की तरफ से सुविधाएं बताने से पहले हम एक चर्चा डाल दें कि भारत में प्रत्येक कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अपने पश्चिम से लेकर पूरब तक, अरुणाचल प्रदेश के हों चाहे गुजरात के हों, हर वर्ग के, हर किस्म के व्यापारी यहाँ आते हैं। खासकर स्वदेशियों का मेला ठेला यहाँ बहुत लगता है। हर प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनियों के सामान हो या स्वदेशी, हाथ से बुने हो या मशीनों से बुने हुए, हर प्रकार के कारीगर, हर प्रकार के व्यवसायी यहाँ आते हैं। अब उनके लिए समस्याएं क्या हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति अपना सामान लेकर प्रयागराज आता है, पहली बात उसे माल को वहाँ से धोकर लाने में सबसे बड़ी समस्या होती है। और कभी कभी ये देखा गया है, माघ का जैसे ही मौसम आता है, वैसे यहाँ पर ये देखा गया है कि बारिश हो जाती है। मकर संक्रांति के दौर से लेते हुए बसंत पंचमी के बीच में बारिश भी होती है। इसी बीच व्यापारियों को आकर यहाँ अपना सामान को एकत्रित करवाना है, ज़मीन आवंटन कराना है। सबसे बड़ी समस्या अब यही आती है, ज़मीन आवंटन को, और इसकी कोई प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है। अगर प्रशासन, जब आज हमारा पूरा दौर डिजिटल होता जा रहा है, अगर प्रशासन, ये मेरा एक प्रस्ताव है, अगर प्रशासन इस पर विचार करे कि डिजिटल कर दे, ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दे, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में बैठा हुआ व्यापारी जब यहाँ आता है अपना सामान लेके, उसके बाद प्रशासन के पीछे पीछे भागता है, या यहाँ के जो लोग पहले से ज़मीन आवंटन करा लिए उनके पीछे भागता है कि भाई हमें टेंट लगाने, हमें तंबू लगाने के लिए जगह दे दिया जाए, और वो अपने अनुसार उसे करते हैं। और जैसे ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी, इसकी सारी जानकारी अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर दे दिया जाए डिजिटल, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो हमारे व्यापारी हैं कश्मीर से ही सारी जानकारी ले लेंगे कि इस क्षेत्र के ज़मीन का कीमत इतना है, यहाँ इस प्रक्रिया से हमें इतने सरलता से ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी, तो उनका सामान बेकार भी नहीं होगा, उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अन्य भी व्यवसायी
जो भारत के दूर दराज से हैं, जिनको भय लगता है कैसे जाना है, क्या करना है, जो पहली बार आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुविधा हो जाएगा। और अन्य व्यापारी भी आएंगे तो यहाँ पर रोजगार भी होगा हमारे लिए, और तमाम चीज़ें आएंगे। और व्यापारी यहाँ से एक संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा, अनेक प्रकार की चीज़ें आएंगी। प्रशासन से मेरा यही एक अपील है, चीज़ों को डिजिटल करने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो हो गई व्यापारियों की बात। और आम जनमानस भी दूर दराज से बहुत मतलब कन्याकुमारी से लेके और तमाम जगहों से आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि ये छोटा शहर तो कोई है नहीं कि कहीं भी चला जाए, लोग रास्ता भी भटक जाते हैं, कहीं आते जाते या कहीं ठहरने की व्यवस्था है क्या है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है आपकी दृष्टि में, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मेरा अनुभव रहा है 7, 8, 9 सालों का। हम प्रयागराज में जब से अध्ययन कर रहे हैं तब से अनुभव रहा है, कुंभ भी भ्रमण होता रहा है। अगर जो दूर दराज से आते हैं, पहले उनके लिए एक रूट मैं बता देता हूँ। अगर जो मेन प्रयागराज जंक्शन उतरते हैं, वहाँ उनके लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, अब तो सबसे सुलभ साधन हो गया ई रिक्शा। ई रिक्शा अपने स्थान से बुक करिए, आपके द्वार तक पहुँचाता है, गेस्ट हाउस तक, होटल तक पहुँचाता है। तो ई रिक्शा सबसे सुलभ साधन है। ऑटो टैक्सी प्रयागराज से लगे रहते हैं, प्रयागराज जंक्शन से आप आना है, आपको 3-4 जगहों उतर सकते हैं आप, या दारागंज उतर सकते हैं, या चुंगी उतर सकते हैं, या बहराना उतर सकते हैं। ये जगह है जो आपको कुंभ से जोड़ देगा, मेला के क्षेत्र से जोड़ देगा। तो जो भी लोग प्रयागराज उतरते हैं, प्रयागराज जंक्शन मेन इलाहाबाद जंक्शन उतरते हैं, वो वहाँ से ऑटो या ई रिक्शा पकड़ें। 3 जगहों को प्रमुख बिंदु दें, यहाँ से वो सीधे मेले के क्षेत्र से टच हो जाएंगे। पहला जगह है दारागंज, दूसरा है चुंगी, और तीसरा जगह है बहराना। यहाँ अगर वो उतरते हैं तो मेले के क्षेत्र से टच हो जाते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कुछ लोग वहाँ न उतर कर नैनी छिवकी उतरते हैं, तो वहाँ से भी आप सीधे ऑटो पकड़ सकते हैं, ई रिक्शा पकड़ सकते हैं, वहाँ जस्ट स्टेशन से लगे हुए रहते हैं। अब उसके माध्यम से भी आप बहराना, चुंगी उतर सकते हैं। फिर चुंगी से दारागंज के लिए भी पकड़ सकते हैं, सीधे आप मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गए। दारागंज पहुँचना मतलब मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। उसके बाद अगर आप संगम घाट उतरते हैं तो ये दारागंज में संगम घाट बना ही है, और सलोरी के पास जो हमारा बना है प्रयाग स्टेशन, यहाँ उतरते हैं तो यहाँ से भी ऑटो ई रिक्शा लगे रहते हैं जो आपको चुंगी उतार देते हैं या दारागंज तक ले जाते हैं। ये रहा एक रूपरेखा, कैसे आप किस स्टेशन पे उतरे और किन किन जगह पे। मैंने 3 जगहों का स्थान विशेष गिनाया, एक दारागंज, दूसरा चुंगी, तीसरा बहराना। अगर आप इन जगहों पर किसी भी स्टेशन से कोई ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा के माध्यम से यहाँ उतरते हैं तो सीधे ये आपको मेला क्षेत्र से ही टच करा देगा। इन स्थान पर उतर के आप मेला क्षेत्र से टच हो जाते हैं। और जैसे रहने वहने का सुविधा क्या है, तो हर जगह रैन बसेरा बने रहते हैं सरकारी, ये प्रशासन रैन बसेरा बनवाता है। अब महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, सामूहिक परिवार के लिए अलग, कुछ शुल्क भी रहते हैं, कहीं पर बहुत निःशुल्क भी सुविधाएं रहती हैं। और डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप जैसे लग्जरी सुविधा लेना चाह रहे हैं तो निश्चित है उसका शुल्क लगेगा कुछ, और सामान्य सुविधा है तो निःशुल्क भी रहता है, प्रशासन बनवाता है। और तमाम भूले भटके शिविर भी रहते हैं। तो आम जनमानस के लिए प्रशासन बहुत अच्छा कार्य करता है। बस एक अपील है यहाँ के स्थानीय निवासियों से, वो जो जिद कर जाते हैं कि हमारी गाड़ी जानी चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। भाई आप अपने अकेले एक वीआईपीपन के चक्कर में लाखों लोगों को कष्ट देते हैं। यही एक प्रशासन इस पर ध्यान दे कि ये वीआईपी लोगों के चक्कर में जो आम जनमानस पिस जाता है या उस चक्कर में बहुत घुमाव हो जाता है, उसे बहुत जाम का सामना करना पड़ता है। बस यही एक दिक्कत है, बाकी यही सारी चीज़ें अगर आम जनमानस इस पर ध्यान दे, भटकना नहीं पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, आपकी दृष्टि में कहाँ त्रुटियां दिख रही हैं, कहाँ नज़र आ रही हैं कि यहाँ सही हो सकता था और इसे और बेहतर बनाया जा सकता था? देखिए, हमसे बड़े बड़े विशेषकर सलाहकार जुड़े होंगे। भाई प्रशासन का क्षेत्र है जहाँ 20-20, 30-30 लाख लोगों की आबादी आनी है, करोड़ों भी हो जाते हैं बड़े बड़े नहावनों में। तो हमसे बड़े बड़े विशेषज्ञ लगे होंगे, वो सब अपना चीज़ें कर रहे होंगे। तो भाई उनको रूपरेखा, रूटीन सब बनाना है। बस मेरे नज़र में अभी तक मैंने पार्किंग सुविधा नहीं देखा। एक पार्किंग की सुविधा, हाँ, अगर प्रशासन एक विशेष पार्किंग का क्षेत्र जो मेला से आउट कर दे, वहाँ लोगों के वाहन के रहने के लिए, और उसका जिम्मेदारी प्रशासन ले, कोई यहाँ के ठेकेदारों को ना दे, क्योंकि वो अपने अनुसार वसूल करने लगते शुल्क लगाते हैं वो। हाँ, यही दिक्कत हो जाती है, वो अपने अनुसार लगाते हैं, ये एक दिक्कत है। दूसरा चीज़ प्रशासन को जो नाव का है, नाव में जैसे लोग आते हैं तो उनका आस्था रहता है कि नाव में बैठ के संगम जाएं या नौका विहार करें, तो जो उसका नाव का एक निश्चित रेट निश्चित कर दें। अब नाव वाले यहाँ क्या करते हैं, जिस प्रकार का देखते हैं उसी प्रकार का लूट करने लगते हैं। कहीं कहीं हज़ारों रुपये ले लेते हैं, कहीं कहीं किसी सब, ये डिपेंड करता है कैसे लोगों को
उनका जेब खाली करा सकें। तो प्रशासन को यहाँ भी चाहिए कि नाव का रेट निश्चित करें। अगर इन दो चीज़ को, जहाँ तक मैं देखता हूँ, और बाकी तो भाई हमसे बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, प्रशासन पे काम कर रहे हैं, इन दो चीज़ों पे प्रशासन अगर अमल करे, एक पार्किंग का क्षेत्र जो सरकारी रहे और एक नावों का जो निश्चित रेट है उसे कर दिया जाए, ये ज़्यादा उचित है। चलिए, ये तो रही कुंभ मेले की बात। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके और बहुत ही सुलभ तरीके से आपने इस सब चीज़ों को बयां किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।